हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 भूगोल पाठ्य पुस्तक पार्ट 3, जिसका नाम है अव्यय। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर न्यू उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे पाठ्य तरफ। क्या कहा गया है? अव्यय शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अव्यय द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंची क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अव्यय द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। चित्र 3.1 में आप देख सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। आगे चलते हैं। भारत में अव्यय तंत्र। भारत के अव्यय तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा हिमालय की नदियाँ तथा दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीप नदियाँ। यानी हिमालय की नदियाँ वो हो जाएंगी जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे कि हो जाएंगी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, है ना, और इंडस, ठीक है ना, यानी सिंधु। और जो प्रायद्वीप नदी कौन सी हो जाएंगी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सारी नदियाँ हो जाएंगी प्रायद्वीप नदियाँ, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कौन सी जाएंगी? ये नदियां जो है गॉर्ज बनाती हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। चित्र 3.3 में आप देख सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है ना, कहाँ से निकलती नदी का स्रोत यहाँ से होता है। ये ऊपरी भाग रहता है नदियों का, फिर ये मध्य भाग रहता है, ये विसर्प रहता है उनका। ठीक है ना, ऐसी बढ़ती चली जाती है, गोखुर झील हो जाती है। ठीक है ना, फिर आगे उनका निचला भाग जो है वो बचता है। फिर लास्ट में वो क्या बना देती हैं, नदियाँ जो रहती हैं वो डेल्टा बना देती है, डेल्टा का निर्माण करती हैं, जहाँ वह सागर या समुद्र से मिलती हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं।
ठीक है ना। जैसे हमारी एक नदी हो जाएगी जो पूरब से निकलती है लेकिन किस तरफ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, वो हो जाएगी नर्मदा नदी। ठीक है ना, वो एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है कौन सी, प्रायद्वीप की, जो निकलती पूरब से बट जाती किस तरफ है, पश्चिम की ओर जाती है। सेकंड हो जाएगी हमारी ताप्ती नदी। ठीक है ना, वो भी पूरब से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैतुल की मुल्ताई से निकलती है और जाके अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये हमारी प्रायद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हो जाएंगी। केंद्र उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? हाँ, जो मैंने आपको अभी नाम बतलाया है ना, ताप्ती और नर्मदा, ये दो वही नदियाँ हैं जो पूरब से निकलती हैं और किसकी ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है ना। प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अब ये कौन सी नदियाँ हो जाएंगी, जो प्रायद्वीप नदियाँ तो हैं बट वह पश्चिम से निकलती लेकिन पूरब की ओर बहती, तो वो हो जाएगी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये नदियाँ जो है पश्चिम से निकलती हैं बट हैं कौन सी नदियाँ, प्रायद्वीप नदियाँ, लेकिन कहाँ चली जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में विसर्ग हो जाती हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं, हिमालय की नदियाँ। ठीक है ना, जो हिमालय से निकलती हैं उन्हें कहते हैं हिमालय की नदियाँ। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदियाँ, ये कौन सी हो जाएंगी, हमारी हिमालय की नदी। क्यों, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है और इनमें साल भर पानी रहता है, ये बिल्कुल भी इनमें पानी की कमी कभी नहीं आती है। आगे चल लेते हैं, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी, नदी तंत्र की एक परिभाषा हो जाएगी कि किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, सिंधु नदी तंत्र। हम किसके बारे में जान लेते हैं, सिंधु नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से समझ के देखना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको डिस्टर्ब हो गए। ठीक है ना, तभी ये वीडियो आपके लिए अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ, जैसे कि कौन कौन सी नदियाँ हो जाएंगी, जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी से मिलती हैं। किससे, सिंधु नदी से। कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, तो जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी से आकर के मिल जाती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती हैं, पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में ये मिल जाती हैं। ठीक है ना। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हैं तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती हैं। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है, हमारे भारत में ही है। किसका, सिंधु नदी का तंत्र जो अधिकांश हिस्सा इसका कहाँ पर है, हमारे भारत में ही है। ठीक है ना। अब इसकी लंबाई जान लेते हैं कि कितनी लंबाई इसकी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। ठीक है ना। अब इसका हम जो है ना, ये महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। क्या कहा गया है, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं हमारी सेकंड नदी, यानी दूसरे नंबर की नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा जिसे क्या कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। गंगोत्री हिमनी से निकलती हैं तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती हैं। कहाँ पर ये मिल जाती हैं, देवप्रयाग में ये मिल जाती हैं। किससे, अलकनंदा से, जो कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। देखो कौन सी होती है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, तो उत्तराखंड राज्य में ही होता है। लेकिन किस जगह पर होता है, वह होता है देवप्रयाग
कि कोई जगह है वहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। वहाँ से जो है ना इनका गंगा नाम पड़ जाता है। किनका? भागीरथी प्लस अलकनंदा का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। कहाँ से? देवप्रयाग से। देवप्रयाग में इससे मिलती हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना। अब देखो हम ये जान लेते हैं कौन कौन सी नदियां आकर के गंगा में मिल जाती हैं। तो वो कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी? जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि यमुना नदी जो वह कहाँ से निकलती है, तो आपको याद रखना कि यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना? जैसे गंगा वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना? गंगोत्री हिमनी से निकलती है। उसी तरह यमुना जो है वो यमुनोत्री हिमनी से निकलती है। ठीक है ना? इतना आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो आके गंगा से मिल जाती हैं, तो हो जाएंगी यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री, देखो इसमें लिखा ना, यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। ठीक है ना? यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हैं। और ये कौन से किनारे पे बहती हैं? तो दाहिने किनारे की ओर बहती हैं, जो कि समानांतर बहती हैं यानी पैरेलल बहती हैं। ठीक है ना? किसके? गंगा के। तथा इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। और इनका संगम जो है वह गंगा से कहाँ पर होता है? तो इलाहाबाद में होता है। ठीक है ना? इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल। अब देखो प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाली कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी? तो हो जाएंगी चंबल, बेतवा तथा सोन। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। देखो मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ठीक है ना? जैसे कि हमारी ये हो जाएंगी कौन सी? गंगा नदी। यहाँ पर इन दोनों का संगम होता है। किनका? इनका क्या बोलते हैं? अलकनंदा का और भागीरथी का। कहाँ पर? किस जगह पर? तो यहाँ पर होता है, क्या नाम था इस जगह का? नाम था देवप्रयाग। क्या नाम था इसका? नाम देवप्रयाग नाम था। जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है ना? और यह जो है आगे चल के यमुना जो कि कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। इनका संगम कहाँ पर होता है गंगा जी से? तो इनका संगम होता है इलाहाबाद में। ठीक है ना? बाकी की जो शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हो जाएंगी? चंबल नदी, बेतवा नदी और ये सोन नदी, जो कि किस ओर से आती हैं? दाहिने ओर से आती हैं। और बाकी फिर वे बाद में किससे मिल जाती हैं? यमुना से मिल जाती हैं। ठीक है ना? फिर ये सोन नदी जो है वह गंगा से मिल जाती है। कहाँ पर? पटना में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। ठीक है ना? आपको मैप के थ्रू समझ आ रहा होगा। और ये हो जाएगी हमारी नर्मदा नदी, जो कि निकलती तो पूर्व से लेकिन पश्चिम की ओर बहती है, जो कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। और दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी? ताप्ती नदी। ठीक है ना? ये भी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। यानी क्या बोलते हैं इस जिले का? क्या नाम है? बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और जाके अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है ना? हम चलते हैं हमारे पाठ तरफ, आगे की ओर चलते हैं। प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल हो जाएंगी, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा से मिलती हैं। ठीक है ना? जैसे कि मैंने बताया सोन नदी जो है वह कहाँ मिलती है? तो वह मिलती है पटना में मिल जाती है। किनसे? गंगा से। ठीक है ना? बाकी जैसे बेतवा नदी हो गई है ना, चंबल नदी, ये पहले किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। फिर यमुना जो है वह कहाँ मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। कहाँ पर? इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। ठीक है ना? बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती हैं। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी के दो भागों में बट जाती है। ठीक है ना? तो नदी जो है गंगा नदी जो यहाँ से दो भागों में बट जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती हैं तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है ना? और ये वाला वही जगह है, कौन सा जगह है? देवप्रयाग, जहाँ पर किसका? अलकनंदा
ये हो जाएंगी भागीरथी और ये हो जाएंगी अलकनंदा, इन दोनों का संगम होता है और इसके बाद से ये गंगा नाम से जानी जाती है। ये हो जाएंगी हमारी भागीरथी और ये हो जाएंगी अलकनंदा, ठीक है ना। और इस प्लेस का नाम, इस जगह का क्या नाम है, देवप्रयाग, ठीक है ना, जहाँ पे इन दोनों का संगम होता है। इसके बाद में ये अलकनंदा, ना ही भागीरथी, ये सिर्फ गंगा नाम से जानी जाती है, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती हैं। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से जानी जाती हैं, तो अंत में ये मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है ना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, यानी सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और इसका नाम कैसे पड़ा, तो सुंदरी पेड़ के नाम से इसका नाम सुंदरबन पड़ा है, ठीक है ना। अब इसका महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया। देखो मैंने बताया ना आपको, सुंदरबन डेल्टा का नाम कहाँ से लिया गया है, वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वह पाए जाते हैं, ठीक है ना। हम जान लेते हैं कि गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा नदी जो है उनकी लंबाई कितनी है। तो गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, यानी इसमें फिक्स नहीं दिया गया है, बल्कि इनकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, 2525 है, यानी 2500 और 2525, ठीक है ना, 2525, ठीक है ना, इनकी टोटल लेंथ है, किनकी, गंगा की। इसमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट दिया, यानी लगभग में दिया गया है कि जो 2500 है इससे अधिक है। लेकिन यदि बात करी जाए मतलब एग्जैक्ट की कितनी लंबाई है, तो हो जाएगी 2525, ठीक है ना। चित्र 3.4 देखें। क्या आप गंगा नदी के अववाहि तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तथा तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। यही कारण है कि इनके जो नदियों के जो ढाल रहते हैं इनमें बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब चलते हैं हमारी थर्ड नंबर की नदी, यानी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, जो कि कहाँ से निकलती हैं, चाइना के तिब्बत से होकर के निकलती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती हैं। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती हैं, यानी ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि जो हिमालय जो रहता है ना, हिमालय उसकी कैसे बहती हैं, समानांतर बहती हैं, ठीक है ना। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे चलते हैं। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यानी यू टर्न यहाँ से ले लेती, कैंसर टर्न लेती हैं, यू टर्न ले लेती हैं, ठीक है ना। कहाँ से पहुंचकर, यानी बारवा शिखर पहुंचकर वहाँ से क्या ले लेती हैं, ये नदी यू टर्न ले लेती हैं, ठीक है ना। अक्सर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती हैं। यहाँ इसे दिहांग, यानी यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ मिलकर आसाम में ब्रह्मपुत्र से निर्माण करती हैं, ठीक है ना। जो और नदियाँ जो हैं, कौन कौन सी नदी हो जाएंगी, दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर आसाम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। अब क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र के तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे चलते हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। आसाम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का
निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? इसका नाम जो है ना दोस्तों, क्या नाम है, जो आसाम में पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं आपको आगे बताऊंगा जो कि आसाम में पड़ता है। इसमें हो सकता है इसमें आगे इसकी चर्चा की जाए, या फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है, ठीक है ना। हम चलते हैं हमारी प्रायद्वीप नदियाँ, उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीप भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे हो जाएंगी, कौन कौन सी हो जाएंगी जो प्रायद्वीप नदियाँ, प्रायद्वीप जो की नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, तो हो जाएंगी महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। पूर्वी की ओर बहती हैं, ये कौन सी ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती हैं और बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम घाटी से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धारा हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियाँ जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी ये किस तरफ बहती हैं, पश्चिम की तरफ बहती है। कौन सी, नर्मदा और तापी जो है वह पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है ना। और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीप नदियों की अववाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। हम जान लेते हैं हमारी नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गौर्ज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। कहाँ पर, नर्मदा नदी जो है धुआंधार का निर्माण करती है, कहाँ पर, भेड़ाघाट, जो कि कहाँ पर हो जाएगा, जबलपुर जिले में, ठीक है ना। चलते हैं आगे। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है, ठीक है ना। आगे जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई। आप इसके बारे में इस वेबसाइट से जान सकते हैं, यानी आपको डिटेल्स में यदि समझना है विस्तार से तो इस वेबसाइट पर आप जाके इसके बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। आगे चलते हैं। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती। अब जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हो जाएंगी उनके बारे में हम जान लेते हैं, कौन कौन सी हो जाएंगी। तो देखो, साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार, ये नदियाँ जो किसकी ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी अरब की खाड़ी की ओर जाती हैं, ठीक है ना। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, ठीक है ना। तो आपको बतलाना है, आप मैप के थ्रू बतला सकते हैं कि नदियाँ कहाँ पर हैं, जैसे कि ये मैप में आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये इस मैप में थोड़ा ज़्यादा वो छोटी नदी इसलिए दिखाई नहीं गई हैं, बाकी आप डिटेल्स में देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। गूगल पे यदि आप देखेंगे तो आपको सारी नदियाँ मिल जाएंगी जो कि किस ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हमारी अगली नदी गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले, यानी ये कहाँ से निकलती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। यह प्रायद्वीप नदियाँ तो है, बट ये कहाँ जाके गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीप नदियों में इसका अववाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र,
नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो गोदावरी में आके मिल जाती हैं? तो वो हो जाएंगी पूर्णा। ये आपको नाम याद रखने, क्योंकि पेपर में ऐसा पूछा जाएगा, तो आपको ये नाम विशेष तौर पर याद रखने। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो गोदावरी में आके मिल जाती हैं? तो हो जाएंगे पूर्णा, बरदा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा तथा पैनगंगा। ये नदियाँ जो हैं गोदावरी से मिल जाती हैं, ठीक है ना। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गोदावरी नदी जो है वो बहुत लंबी है, 1500 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब जान लेते हैं हमारी महानदी द्रोणी के बारे में। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहुत बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 860 किलोमीटर इस नदी की टोटल लेंथ हो जाएगी। इसकी अववाह द्रोणी महाराष्ट्र, यानी ये कहाँ कहाँ से होकर के किन किन राज्यों में बहती है? तो हो जाएगी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। अब चलते हैं कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हो जाएगी। आपको सहायक नदियाँ विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में बिल्कुल ऐसा पूछा जाएगा कि कोई आपको दे दिया जाएगा, एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा कि गोदावरी की सहायक नदियों के नाम बतलाइए या फिर कृष्ण नदी की सहायक नदियों के नाम बतलाइए। तो आपको क्या बतलाना है? तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। आगे चलते हैं कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काविनी। ये आपको ध्यान रखना कौन कौन सी हो जाएंगी कावेरी की सहायक नदियाँ? तो अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काविनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है, यानी ये किन राज्यों में बहती है? तो तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में, ठीक है ना। यानी यहाँ पे इसकी क्या है? द्रोणियाँ हैं, ठीक है ना, यानी इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक है ना। अब क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगाल तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र के प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? आपको बतलाना कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है ना। तो आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आप एटलस में देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है, यानी कैसा है? खारा है, ठीक है ना। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, अब झीलों के बारे में जान लेते हैं। झीलें कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? देखो, अगर झीलें ना होती तो वहाँ पर कोई नहीं जाता पर्यटक के तौर पर, ठीक है ना, क्योंकि झीलों के कारण लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो झीलें ही हैं जो उन्हें आकर्षित करती हैं, किन के लिए? पर्यटकों के लिए। आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी
झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। ये उसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। क्या, कौन सी परिभाषा? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे झील कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। आगे चलते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, जैसे कैसे कहते हैं ना हम, कैस्पियन सागर, कैस्पियन झील, है ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है, यानी सागर कहा जाता है। जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर तथा अरल सागर, जो बड़ी झीलें रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सागर कहा जाता है। जैसे कि हो जाएंगे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। ठीक है ना। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में विभिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे कि अंतर्देशीय अववाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाले झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखोर झील का निर्माण करती है। स्प्लिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कैलोरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो एक लवण झील वाली झील है। ठीक है ना। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। ये किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूवर्गीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी। कौन सी? वुलर झील, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील, और कौन सी झील हो जाएगी, प्राकृतिक झील हो जाएगी। यानी इसे किसी भी इंसान ने नहीं बनाया, यह प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। कौन सी? वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? मीठे पानी की। ठीक है ना। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो कि मीठे पानी की ये भी झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना। एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। आगे चलते हैं। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। यानी जो झील जो रहती हैं उससे क्या रहता है, जो नदियाँ जो रहती हैं उनमें 12 मासी पानी बहता रहता है। क्यों? क्योंकि इनके झीलों से पानी निकलता है तो वो नदियों में चला जाता है, जिसकी वजह से 12 मासी नदियाँ बनी रहती हैं। यानी उनमें 12 महीने जो पानी जो है वह रहता है। ठीक है ना। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो ये क्या कर लेती हैं, पानी को रोकती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पानी आता है और वहीं पर रुक जाता है। ठीक है ना। इसलिए क्या करती हैं, पानी को भी रोकने का काम करती हैं तथा सूखे मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत, अब इनका प्रयोग किस किस चीज़ में हुआ है, तो झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान भी करती हैं। ठीक है ना। अब नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की
अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। आगे देख रहे हैं नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समूहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है, यानी इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगा। आपको बतलाना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग हैं कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर नहीं हो उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है।